हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 5, है ना। चैप्टर 5 जो है वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसकी टॉपिक है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ का एक क्लास और हो चुका है और वो लेक्चर नंबर यानी डे नंबर 6 था। ये आज है डे नंबर 7 यानी 7 लेक्चर नंबर है ये, जिसमें से बात करने जा रहे हैं चुंबकीय पदार्थ के गुण के बारे में। यानी चुंबकीय जो पदार्थ है उसकी कैटेगरी मैंने 3 बता रखा है, जिसमें से एक बताया है जिसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, दूसरा मैंने बताया अनुचुंबकीय और तीसरा मैंने बताया लौह चुंबकीय। यानी जो यूनिवर्स में यानी पूरे ब्रह्मांड में जो पदार्थ की बात की जाए तो सभी में चुंबकीय गुण पाया जाता है, सभी के पास चुंबकत्व होती है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि इसके तीनों कैटेगरी जो है उसकी गुण क्या है, साथ ही साथ इस चुंबकत्व के पीछे का रहस्य क्या है, इस चुंबकत्व के पीछे का गुण क्या है ना, क्यों ऐसा होता है, क्यों चुंबकीय गुण होता है, इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के क्लास में ये बातें आने वाली है सबसे पहले, जिसका नेम है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी जो चुंबकत्व होता है उसको परमाणु के मॉडल के हिसाब से कैसे समझाया जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे इसकी क्रिएशन होती है, इसी पे सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जितने भी पदार्थ हैं सभी जो है से अणु से बने होते हैं, और जितने भी पदार्थ के अणु हैं सभी परमाणु से बना होते हैं। और परमाणु के पास 3 मौलिक कण होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के न्यूक्लियस बनाया है, यानी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस यानी नाभिक के पास होता है, जो पूरे परमाणु का केंद्र माना जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के यानी नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट बना के घूमता रहता है। जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरीके से माना जाता है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है उसकी 2 तरह की गति है। एक है जिसको बोलते हैं कक्षीय गति, जो वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, और दूसरा है चक्रीय गति, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूमते हुए आगे बढ़ रही है उस ऑर्बिट में, जिसको चक्रीय गति बोलते हैं। चक्रीय गति के कारण, पृथ्वी के चक्रीय गति के कारण, जिसको स्पिन मोशन बोलते हैं, उसके कारण दिन और रात देखने को मिलता है। और जो वृत्तीय गति है, जो कक्षीय गति है, उसके कारण मौसम परिवर्तन देखा जाता है। तो उसी से कंपेयर यहां किया गया है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखो बतलाने वाले हैं परमाणुिक मॉडल के बारे में। तो देखिए, सपोज दैट यहां पर देखिए ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में बात करूं कि यहां पर देखिए ये नाभिक हो गया, ये हो गया इसका नाभिक, और इसकी यहां पर ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और यहां पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो विद्युत आवेश होती है वो -e होती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से ऐसे ऐसे स्पिन करते 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 चक्रीय गति करते करते आगे की ओर बढ़ता है, जिसको कक्षीय गति हम लोग बोलते हैं। तो एक जो गति होती है इसका ऐसे, जिसको यहां पर बोला जाता है चक्रीय गति, इसको बोलते हैं चक्रीय गति, और आगे इसी तरह से बढ़ते जाता है जिसको बोला जाता है यहां पर कक्षीय गति, इस तरीके से। और यही चक्रीय गति और कक्षीय गति जो है वो चुंबकत्व का जिम्मेवार है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा यानी इस बंद पास में घूमेगा, तो बंद पास में विद्युत धारा होगी, किधर होगी, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रही है तो विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में
और बतलाया गया है कि बंद पास में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, मतलब चुंबकत्व आ गया, यानी चुंबक का गुण आ गया। तो यहां पे सबसे पहले मैं बता दूं, जब इसमें घूम रहा है तो इसकी स्पीड जो है मान लो भी स्पीड है, चाल इसकी भी है। यानी सपोज कर लिया मैंने कि यहां पर जो चाल दे रखा है, चाल क्या है तो भी है। तो एक बार यदि इस ऑर्बिट में घूमेगा तो यहां पर इसकी आवर्त काल होगी, जिसको समय अंतराल बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, और ये होगा यहां पे टी, और टी इज इक्वल टू होगा 2πr और बाई होगा भी, यानी 2πr कुल दूरी हुआ और जिस स्पीड से गया वो स्पीड है भी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगा दो, क्योंकि एक बार घुमा तो कुल दूरी हो जाएगी 2πr, कितना के स्पीड से तो भी के स्पीड से, तो यहां पर जो समय हुआ वो 2πr भी हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस कक्षा में जो विद्युत धारा होगी आई होगी, और आई इज इक्वल टू होगा क्यू बाई टी। यहां से आई मैं लिखूंगा तो क्यू रहने दो, बाई टी दे दो, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2πr बाई भी, तो भी यहां चला जाएगा। ये हो गया। अब ये जो लूप बना हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण मुझे निकालना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखूंगा चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण एम होगी, और एम इज इक्वल टू क्या होगा आई ये होगा। तो यहां पर एम इज इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू जो दे रखा है वो है क्यू भी बाई 2πr, तो यहां पर लिखूंगा क्यू भी बाई 2πr इंटू एरिया, एरिया होगा πr²। तो यहां पर जो बर्बाद होने वाला है उसको कर दो, पाई से ये पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर ये कट जाएगा, तो अब आ जाएगा एम इज इक्वल टू क्यू भी, और ये आर होगा, और बाई यहां पे 2 होगा, तो क्यू भी आर बाई 2 होगा। और यहां से ऐसा कर देता हूं कि यहां से एम मल्टीपल कर देता हूं, और एम मल्टीपल किया तो एम डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां से एम इज इक्वल टू जब लिखूंगा तो यहां से हो जाएगा, देखिए कैपिटल एम जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहां से क्यू और बाई 2m, और इनटू क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा एम भी आर, एम भी आर हो जाएगा। एम भी आर को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूमे तो उसका जो कोणीय संवेग होती है वो एम भी आर होती है। ये है घूर्णन गति में पढ़ना है 11th क्लास में। चलिए, तो यहां पर यदि हम बात करें कि ये जो एम है और यहां पे ये जो घूर्णन गति में पढ़नी है, तो इसका दो कंडीशन बनेगा। एक बनेगा कक्षीय गति के कारण, तो यहां पर बात हम करने चला कक्षीय गति के लिए, कक्षीय गति के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए कक्षीय गति के लिए बात करूंगा तो ये जो एम होगा वो किसके लिए होगा, ऑर्बिटल के लिए होगा, तो यहां से ऑर्बिटल के लिए यानी एम होगा। यहां पर देखो क्यू के जगह पे माइनस ई दे दीजिए, और बाई 2m होगा, और ये जो होगा इसकी वैल्यू देखिए यहां पर क्या है, तो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग को एल से निरूपित करते हैं, किसके लिए, यहां पर कक्षीय के,
तो यहां पर ऐसा दे दिया। अब देखो ये जो है इसका विपरीत दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, तो इसका जो कोणीय संवेग होगा इस अंगूठा के दिशा में होगा, और विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो विद्युत धारा इधर ऐसे घूमे, तो यहां पर जो कोणीय संवेग हुआ ये इधर की तरफ होगा, लेकिन जो चुंबकीय घूर्ण होगा विद्युत धारा के तरफ उंगली घुमाओ तो अंदर के तरफ जाएगा, तो विपरीत दिशा में, तो ऋणात्मक हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद इसी को देखो यहां पर कंसीडर करेंगे क्या चीज, अब हो गया चक्रीय, एक होगा चक्रीय गति के कारण, चक्रीय गति के कारण लोग, यानी चक्रीय गति के लिए भी ले सकते हो। तो यहां पर स्पिन हुआ तो ms इज इक्वल टू माइनस E/2m, ई होगा Ls, इतना हो जाएगा। अब यहां पे हम बात करें क्वांटम भौतिकी के अनुसार, ठीक है, क्वांटम भौतिकी के अनुसार क्या होता है कि जो कोणीय संवेग होती है कक्षीय गति के लिए इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, तो यहां पर L नोट है जो कि NH/2π होता है, जहां पर H क्या है, तो प्लैंक का नियतांक है, N क्या है, तो यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, नंबर है, 2π है। तो यहां पर यदि हम बात करें कि ये जो M नोट है वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं परिमाण, तो E/2m इंटू NH/2π ऐसा होगा। तो यहां पर n की वैल्यू न्यूनतम कितना होगी, 1 होगी। तो 1 जब होगा, यदि n बराबर 1, तो n बराबर 1 होगा तो ये न्यूनतम होगा, जिसको बोला जाता है म्यू बी। म्यू बी का मतलब होता है बोर मैग्नेट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन। न्यूनतम वैल्यू चुंबकीय आघूर्ण की है ना, कक्षीय गति के लिए न्यूनतम जो होगा क्वांटम भौतिकी के अनुसार वो क्या होगा, यहां पर म्यू बी होगा, जिसको बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। तो यहां से क्या आएगा, E/2m, तो E मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दे दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू n का वैल्यू 1 h, तो ये होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बाई 2 इंटू 2 तो 4 होगा, पाई मतलब 3.14 इंटू m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 हो गया। ऐसा वैल्यू रख दें। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो म्यू बी इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला होता है। यही क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन होता है, इसको बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, जो न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण है कहां का, तो कक्षीय गति के लिए क्वांटम भौतिकी के अनुसार। अब यहां पर बोला जाएगा कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का घूर्णन हो रहा है, जो वो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, उसके कारण जो है से चुंबकीय आघूर्ण मिलता है, इसी के कारण चुंबकत्व होता है। अब देखो बात करते हैं कि यहां दो गति हुआ, कक्षीय गति और चक्रीय गति, तो इन दोनों के कारण चुंबकत्व जिम्मेवार है, दोनों का रीजन है चुंबकत्व का, लेकिन चुंबकत्व का जो अधिकांश भाग है वो चक्रीय गति के कारण है। मतलब सबसे ज्यादा चुंबकत्व किसके कारण है, तो बोलना है चक्रीय गति के कारण है, और कक्षीय गति के कारण चुंबकीय गुण सबसे कम पाया जाता है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के आधार पर, इस परमाणुीय मॉडल के आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या करनी। जैसे सबसे पहले आता है
प्रतिचुंबकत्व यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो मैंने पीछे क्लास में बता रखा था। तो प्रतिचुंबकत्व देखिए होता क्या है। सबसे पहले यहां पर जो जिम्मेवार है वो कक्षीय गति जिम्मेवार है। देखिए होता क्या है कि जिस परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इवेन नंबर हो, सम संख्या, यानी सपोज कीजिए यहां पर ये ऑर्बिट रहा, तो ये ऑर्बिट है और ये इसका न्यूक्लियस है, कक्षा, और ये नाभिक हो गया। सपोज के दैट इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चक्रीय गति कर रहा है, और सपोज कर लीजिए कि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो सपोज कर लीजिए क्लॉकवाइज, क्योंकि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो चक्रीय गति होती है तो एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एक का चक्रीय गति क्लॉकवाइज होगा, जिसके कारण इससे जो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय आघूर्ण है तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, जिसके कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा, जीरो बना लेगा। किसके कारण? चक्रीय गति के कारण। लेकिन यदि कक्षीय गति की बात की जाए तो कक्षीय गति के कारण नहीं होता है, क्योंकि एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो प्रतिचुंबकत्व का जिम्मेवार कौन है? यहां पर चुंबकत्व का जिम्मेवार है कक्षीय गति, लेकिन चक्रीय गति नहीं है। इसी को जब जो है से किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि एक जो है से एंटी क्लॉक तो दूसरा क्लॉक, फिर 4 रहेगा तो 2 को एंटी क्लॉक और 2 को क्लॉक। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे इसको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक का चुंबकीय आघूर्ण को बाहरी क्षेत्र सपोर्ट करता है और दूसरे का अपोज करता है, मतलब एक के गति को त्वरित करता है, दूसरे के गति को क्या करता है? मंदित करता है, जिससे क्या होती है, इन दोनों में कंपेयर करने पर एक जो है से रिजल्ट बन जाता है, जीरो नहीं होता है, क्योंकि दोनों वैरी कर जाता है। क्योंकि स्पीड कमेगा तो वैल्यू क्या होगी? कमेगी। तो एक का स्पीड कमेगा तो वैल्यू उसका चुंबकीय आघूर्ण का कमेगा, और दूसरे का स्पीड बढ़ेगा तो एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण बढ़ेगा, तो रिजल्ट मिलेगा। और वो जो रिजल्ट मिलता है वो अप्लाइड जो है, जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है जो बाहर के है उसके विपरीत दिशा में होता है। इसीलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि वो चुंबकीय यानी चुंबकीय जो क्षेत्र जो आरोपित किया उसके विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। ये चीजें होती है। अब देखो इसके बाद आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण। तो सबसे पहले इसका चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति होता है, जो मैंने पहले बता रखा है कि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो इवेन नंबर में होता है, सम संख्या में होता है, जिसके कारण चक्रीय गति होने के कारण, चक्रीय गति है ना, एक दूसरे के एंटी क्लॉक होता है, क्लॉक होता है, अपोजिट दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होता है, तो निरस्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण रिजल्ट जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कक्षीय गति के कारण मिलता है। और मैं पहले बता रखा है कि चुंबकत्व का अधिकांश भाग माने ज्यादा वैल्यू स्पिन के कारण होता है, चक्रीय गति के कारण होता है, लेकिन यहां वो देखने को मिलता नहीं है, जिसके कारण इसके पास चुंबकत्व का गुण बहुत कम होता है, क्योंकि कक्षीय गति का यहां पर प्रभाव पड़ता है, कक्षीय गति से सिर्फ उत्पन्न होता है। दूसरा है यहां पे, इसे चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाने पर यह क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो जाता है। यदि जो है से परवल चुंबक लीजिए और उस परवल चुंबक, जैसे देखिए ये जो है से चुंबक है उत्तरी ध्रुव और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर जैसे आप किसी चुंबकीय पदार्थ को लटकाइएगा तो चुंबकीय पदार्थ को लटकाने पर यह क्या हो जाएगा? क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो जाएगा। इस तरीके से
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो, लंबवत हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब यदि इसको यहां पर यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और वो असमान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब एक जैसा नहीं है, तो वो क्या होता है कि इधर से उधर चला जाएगा। मतलब किधर? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा। कौन? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ। मतलब यहां देखने को मिलेगा कि प्रतिकर्षण होता है। सपोज कीजिए कि ये देखिए यू शेप का एक ट्यूब लिए, ठीक है, इसका 2 आर्म है, इसमें कोई माने विलयन बना दिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, और जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ का विलयन बनाए और तुरंत यहां पर एक नॉर्थ और एक साउथ लगा दी, तो तुरंत चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र जैसे आरोपित हुआ तो तुरंत जो है से पदार्थ जो है वो इधर की ओर खिसक जाएगा, मतलब इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करता है। और इधर हो गया प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तो इधर चला गया, मतलब कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण आता है, तो उसमें देखिए अगला, इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होता है, यानी म्यू आर जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो 1 से कम होता है। और यहां पर इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब ये जो ससेप्टिबिलिटी है इसकी फॉर्मूला होती है म्यू आर माइनस 1, तो म्यू आर का वैल्यू 1 से क्या है? छोटा है, और 1 माइनस करेंगे तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ऋणात्मक हो जाता है। इसका चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहां पर प्रति चुंबकीय जो पदार्थ है वो सार्वत्रिक जो है से नियतांक के रूप में काम करता है। मतलब यदि उसको गर्म करते हो, ठंडा करते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो नियत रहेगा तो रहेगा, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताप के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा। ताप बढ़ाइए, ताप घटाइए, डजंट मैटर है, कोई मैटर नहीं है, वहां कोई मैटर काम नहीं करेगा। चलिए ये बात हो गई। तो यहां से हम यदि इसकी प्रवृत्ति की बात करें तो इसकी प्रवृत्ति में ये देखिए, इस पे ताप ले लीजिए, इस पर चुंबकीय प्रवृत्ति ले लीजिए, तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो ऋणात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो यहां पर ऋणात्मक और नियत रह गया। चलिए ये बातें तो हो गई। अब आगे बढ़ता हूं, जिसका नाम है अनुचुंबकत्व, जिसको बोलते हैं पारामैग्नेटिज्म। अब देखिए ये ऐसा जो है से पदार्थ है जिसके परमाणु की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों जो देखा जाता है वो अनपेयर्ड रह जाता है, पेयर नहीं बनाता है। पेयर किसमें बना लेता है? युग्म किसमें बना लेता है इलेक्ट्रॉन? तो वो बना लेता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसमें अनपेयर्ड रह जाता है, युग्म नहीं बना पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है, गति करते रहता है, चक्रीय गति, इसमें चक्रीय गति जो है से जिम्मेवार हो जाता है, क्योंकि कक्षीय गति से ज्यादा चुंबकत्व क्या होता है? चक्रीय गति में होता है। तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। तो यहां पर चुंबकत्व का मेन कारण है चक्रीय गति। और ये जो है से क्या करता है, ऐसे बहुत सारे परमाणु होते हैं पदार्थ में, तो एक परमाणु में तो रिजल्ट मिला, लेकिन बहुत सारे परमाणु में क्या होता है कि सबका जिधर तिधर, जैसे ये परमाणु का चुंबकत्व इधर है, इस परमाणु का चुंबकत्व इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, ठीक है, मतलब जिधर तिधर रहता है, जिसके कारण परिणामी जो है से शून्य हो जाता है। और इसी के बगल में तो इसी को यदि जो है से चुंबकीय क्षेत्र में रखें या तो इसके बगल में चुंबक लाएंगे तो सभी एक दिशा में सज जाते हैं, और सब एक दिशा में सज जाएगा तो ये भी चुंबकीय गुण दर्शाने लगेगा।
परिणामी आघूर्ण शून्य नहीं होगा। परिणामी जो है से चुंबकीय आघूर्ण शून्य अभी है और क्षेत्र लगाने पर शून्य नहीं होता है, मैंने चुंबक की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो गया यहां पर अनुचुंबकत्व के बारे में। अब देखिए आता है अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण। तो सबसे पहले इसका चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, इसे चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाने पर यह क्षेत्र के दिशा में हो जाता है। किसके दिशा में? तो क्षेत्र की दिशा में हो जाता है। मतलब जैसे यहां पर एक चुंबक ले लो, यहां पर एक चुंबक ले लो, ठीक है, ऐसा, और यहां पर जब सस्पेंड करेंगे रड को तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो इसका ये क्या हो गया? लंबवत हो गया, सॉरी उसी के दिशा में सज गया। यह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें, लेकिन क्या है? बदलने वाला वेरिएबल है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करेगा, क्योंकि आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें कि यदि यू शेप ले लिया जाए, यू शेप ले लिए और इसमें इसका घोल बना के डाल दी, तो जैसे यहां पर उत्तरी ध्रुव, यहां पर दक्षिणी ध्रुव लाएं, तो तुरंत जो है से क्या होने लगा? यहां पर आकर्षण होने लगा और आकर्षण होकर के, आकर्षित होकर के यहां तक पहुंच गया, माने इधर खींच लिया। तो इधर था कमजोर क्षेत्र, इधर था प्रबल क्षेत्र, तो कमजोर क्षेत्र से प्रबल क्षेत्र की ओर आ जाता है। आगे देखिए, इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है। इसकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है म्यू आर, वो 1 से बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो इसका चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और पॉजिटिव होता है। इसका चुंबकीय प्रवृत्ति थोड़ा है, छोटा है, मतलब इसको जब जो है से चुंबकित किया जाएगा, जब इसको चुंबकन क्षेत्र में रखा जाएगा, तो बहुत बड़ा चुंबकीय पदार्थ का गुण नहीं दर्शा पाएगा, बहुत बड़ा चुंबक की तरह काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा मोड़ा दिखाएगा। इसकी पॉजिटिव होती, क्यों? क्योंकि देखिए चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो क्या है? तो यहां पे म्यू आर -1 है, यानी म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो यहां पे ये जो वैल्यू आएगा ये कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। अब देखिए, इसका चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करता है, यानी इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या है? ताप पे निर्भर करता है। मैंने बता रखा है यहां पर एक क्यूरी लॉ, पीछे क्लास में क्यूरी का नियम, जिसमें बताया गया है कि यदि आप ताप को बढ़ाते हैं तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है, ताप को घटाते हैं तो चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका मतलब यहां पे जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका? परम ताप का, जिसको यहां पर क्या लिख सकते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे C/T। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? तो यहां पे C/T हो गया, और ये क्यूरी नियतांक है, जिसका यदि हम ग्राफ खींचे तो इस पे ताप रखिए और इस पे चुंबकीय प्रवृत्ति, तो ये क्या करने लगेगा? डिक्रीज करते जाएगा, ताप बढ़ाते जाइए, डिक्रीज करते जाइए। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है लौह चुंबकत्व, जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। अब देखो, ये जो लौह चुंबकत्व है वो परमाणुीय जो मॉडल है उसके आधार पे नहीं, तो ये किसके आधार पे है? तो लौह चुंबकत्व की जो एक्सप्लेनेशन होती है, व्याख्या होती है, वो डोमेन के आधार पर होती है। तो अब आया कि ये डोमेन क्या है? डोमेन देखिए, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है
उसका छोटा छोटा भाग है। कैसा छोटा छोटा भाग है? जिसके जो है से चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक तरफ होगी। तो जिस भाग में एक तरफ होगी, एक दिशा में होगी चुंबकीय आघूर्ण का, तो उसी को बोला जाएगा यहां पर डोमेन। जैसे मैं बात करूं कि यहां पर एक चुंबकीय ये पदार्थ है, इस चुंबकीय पदार्थ में मान लो ये 3 भाग बनाया हुआ है, तो इस भाग में जितने भी परमाणु है सभी का चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में है। इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक तरफ है, ठीक है। इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक तरफ है। तो यही जो भाग बना हुआ है जिसमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक तरफ है, वही क्या है? डोमेन है। इसी को क्या बोलते हैं? डोमेन है। इसी को डोमेन बोला जाता है। और जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाकर रखते हैं, वैसे ही सभी डोमेन का जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है वो एक हो जाती है, यानी परिणामी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि सभी चुंबकीय क्षेत्र में एक तरफ सज जाएगा, एक ही दिशा में हो जाएगा, अलग अलग नहीं दिखेगा। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में जल्दी से, तीव्रता से, तीव्र गति से आकर्षित होता है, जिसका रीजन है कि ये जो है से चुंबकीय क्षेत्र में यदि इसको रखें तो ये तो क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होगा, प्लस में इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं का घनत्व जो है वो अधिक होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं का घनत्व अधिक होगा और क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होगा, जिसके कारण यहां पर B इज इक्वल टू बी नोट जो बाहर वाला है और जो यहां पर उत्पन्न हुआ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही आप कहां लेने? अनुचुंबकीय में, तो ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसको भी बाहरी क्षेत्र में रखोगे तो सेम दिशा में चुंबकित तो होगा, लेकिन इससे गुजरने वाली क्षेत्र के रेखाओं की संख्या का घनत्व कम होगा, लेकिन लौह चुंबकीय में ज्यादा होगा। तो इसके अंदर B इज इक्वल टू बाहरी माइनस जो प्रेरित हुआ तो ये प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा। लेकिन यदि आप यही चले जाएं यहां पर प्रति चुंबकीय में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि आप इधर दिए तो ये चुंबकित तो होगा इस दिशा में, और ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा? तो यहां पर प्रतिकर्षित करेगा। तो इसमें जो उत्पन्न हुआ इस दिशा में, आपने आरोपित किया है इस दिशा में, तो परिणामी जो क्षेत्र होगा वो बी नोट माइनस बीएम होगा। यहां पर प्रतिचुंबकत्व के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब यहां पर देखिए, आगे बढ़ जाता हूं मैं, नेक्स्ट में आता हूं। अब आता है यहां पे लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण। सबसे पहले इसका चुंबकत्व का कारण कौन बना? तो डोमेन बना। डोमेन क्या होता है मैंने बता रखा है। अब यहां पर आते हैं, इसे चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाने पर क्षेत्र की दिशा में हो जाता है। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ क्लियर है, मैं पहले बता रखा है कि आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है और उसके मिश्र धातु होते हैं। उसको यदि आप चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाते हैं तो उसी के दिशा में ये जो है से व्यवस्थित हो जाता है या कर रुकता है। जैसे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, और जैसे लटकाएंगे तो ये जो है इसी के दिशा में क्या हो जाएगा? उसी के समानांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्षेत्र की दिशा होगी, उसी दिशा में आके ठहरेगा, उसी के दिशा में आके रुकेगा। यह चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित होते हैं, यानी इसको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो कमजोर क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा।
शिफ्ट होगा, डिस्प्लेस होगा, विस्थापित होगा। आगे देखिए, इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता अत्यधिक होता है, यानी इसका म्यू आर की बात करें तो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, माने 1 से बहुत बहुत बड़ा होता है। इसका चुंबकीय प्रवृत्ति अत्यधिक और धनात्मक होता है, क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति म्यू आर -1 होगा, तो म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये तो म्यू आर क्या होगा, धनात्मक तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, यानी इसके पास चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, तभी तो तुरंत ये चुंबक के साथ आकर्षित हो जाता है। देखिए, इसका चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसको गर्म करोगे तो उसका गुण कम होता जाएगा, एक ऐसा खास ताप आएगा जिस ताप पे वो जो है अनुचुंबकीय में बदल जाएगा, और जब अनुचुंबकीय में बदल जाएगा तो उस ताप को बोला जाएगा यहां पर क्यूरी ताप। उससे कम ताप रहेगा तो लौह चुंबकीय, उससे ज्यादा हुआ तो जो है से अनुचुंबकीय। तो यहां पर इसकी यदि ग्राफ देखें तो इस पे चुंबकीय आवृत्ति होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति होगा, और ये हुआ ताप, यहां पर ये हो गया ताप, और ये जो है से देखिए यहां पर क्यूरी ताप है, यहां पर ये जो है से क्या करता है, अनुचुंबकीय पदार्थ को पालन करता है ऐसे। अब देखो आता है विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, कोई चुंबकीय पदार्थ लेते हैं, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, और जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो क्या होगा, चुंबकित होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब वहां से चुंबकीय क्षेत्र को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, तो उसमें चुंबकत्व का गुण तो रह जाता है, वो तुरंत समाप्त नहीं होता है। तो जो चुंबकत्व का गुण आया, यदि विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दें तो क्या हो जाएगा, कुछ ही देर में उस जो है से उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में आपने लगाया। तो खत्म जो करते हो चुंबकत्व, उसी को यहां विचुंबकन कहा जाता है, यानी किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व को नष्ट करने की क्रिया को ही विचुंबकन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ विचुंबकन एक ऐसी विधि है जिससे किसी पदार्थ की चुंबकीय गुण को खत्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है, वही क्या है, विचुंबकन है। अब देखो आगे आता है चुंबकीय शैथिल्य, जिसको मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस बोलते हैं। यह मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस होता क्या है, जरा ये समझ। तो सबसे पहले बता दूं कि यह जो चुंबकीय शैथिल्य होता है वो चुंबकीय पदार्थ के लिए होता है, लेकिन उसमें भी लौह चुंबकीय के लिए, जो लौह चुंबकीय है, जैसे लोहा हो गया, लोहा का जो मिश्र धातु है, ठीक है, उसके लिए हो गया ये चुंबकीय शैथिल्य। जिस चुंबकीय शैथिल्य की बात की जाए वो है क्या, तो सबसे पहले देखिए, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व प्राप्त करने तथा विचुंबकन की क्रिया के दौरान चुंबकन तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र से पश्चगामी, पश्चगामी मतलब पीछे छूट होने को चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। देखिए होता क्या है, इसको ग्राफ से देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर लौह चुंबकीय की बात तो होने वाली है, तो देखिए इस पर जो है से चुंबकन तीव्रता लीजिए और इस पे चुंबकन क्षेत्र लीजिए। चुंबकन जो तीव्रता है वो बढ़ेगी जब आप चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाइएगा, लेकिन एक निश्चित वैल्यू तक बढ़ेगा चुंबकन तीव्रता, उससे अधिक नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लो किसी भी जो है से
चुंबकीय पदार्थ में सपोज दैट 5 परमाणु है, पांचों परमाणु की चुंबकीय जो आघूर्ण है वो अलग अलग दिशा में, आप बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, सभी उस दिशा में अरेंज हो गया। अब कितना हूं आप चुंबकीय क्षेत्र लगाइएगा तो अब अरेंज होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जितना था वो अरेंज हो चुका है। तो चुंबकीय आघूर्ण की परिणामी महत्तम हो चुका है, मतलब चुंबकन तीव्रता की परिणामी महत्तम हो चुका है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां पर चुंबकन जो क्षेत्र है वो बढ़ाते जाएंगे तो होगा क्या कि यहां पर चुंबकन तीव्रता बढ़ते चली जाएगी और इस तरह से बढ़ते बढ़ते चली गई। ये कर्व जो शो कर रहा है वो किसके लिए है? लौह चुंबकीय के लिए, याद रहे। और अब यहां पर ये जो है बढ़ाते गए बढ़ते गया, सैचुरेटेड हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। तब क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र को घटाएंगे और घटा के शून्य कर देंगे। तो मैंने घटाकर शून्य कर दिया, लेकिन इसको O से P तक ले गया और यहां पे Q। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र को तो 0 कर दिया है आपने, लेकिन चुंबकन तीव्रता शून्य नहीं हुआ, उसकी वैल्यू कितना बच गई है? तो यहां पर OQ, इसको बोलते हैं धारण शीलता। जो बच गया वो धारणशीलता है, जिसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। धारणशीलता या फिर रिटेंटिविटी। धारणशीलता। अब देखो इसको यदि चुंबकन तीव्रता को शून्य करता है तो अब विपरीत दिशा में क्या लगाना पड़ेगा? चुंबकन क्षेत्र लगाना पड़ेगा विपरीत दिशा। तो यहां से देखिए ऐसे आ गया, ऐसे ये विपरीत दिशा में जब आपने लगाया, ठीक है, तो इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, यहां पर मान लो डी मैं दे दिया। तो ये जो ओडी हुआ वो विपरीत दिशा में आपने एक प्रकार का बल लगाया, आपने एक प्रकार का क्षेत्र लगाया विपरीत दिशा में, किसके लिए? विचुंबकन के लिए। तब वो जाकर शून्य हुआ, जिसको निग्राहिता बोलते हैं, कोइर्सिविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ओडी है उसको कोइर्सिव फोर्स बोलते हैं, निग्रह बल बोलते हैं, या तो निग्राहिता बोलते हैं, ठीक है। फिर आप बढ़ाइए इसी दिशा में, बढ़ते जाएगा, फिर कांस्टेंट, फिर देखिए इसको कम कर देंगे, फिर छूट गया पीछे, फिर उस दिशा में देना पड़ा, फिर इस तरीके से ऐसे। तो यही जो कर्व हुआ, वक्र हुआ, इसी को शैथिल्य कर्व वक्र बोलते हैं, और इसी घटना को चुंबकीय शैथिल्य बोलते हैं, जो हमेशा चुंबकन क्षेत्र को कम करते हैं तो चुंबकीय तीव्रता हमेशा उसके अनुपात में पीछे छूट जाता है, पश्चगामी हो जाता है। इसी को चुंबकीय शैथिल्य बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? शैथिल्य वक्र बोलते हैं। और इस घटना जो घट रही है वो क्या हो रहा है? चुंबकित कर रहे हैं, हटा रहे हैं, कर रहे हैं, यानी चुंबकन और विचुंबकन दो चीज हो रहा है। तो चुंबकन और विचुंबकन के दरमियान ऊर्जा की हानि होती, और वो ऊर्जा की हानि उष्मा ऊर्जा में बदलती है, और इसी उष्मा ऊर्जा को कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है इसके क्षेत्रफल से। जितना ये क्षेत्रफल घेरा वही जो है से उसी के रेशियो में होगा उष्मा ऊर्जा। जितना इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा उष्मा ऊर्जा उतना ज्यादा होगी, अधिक होगी। जितना इसका क्षेत्रफल कम होगा उतना उष्मा ऊर्जा भी कम होगी। यानी जो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है
चुंबकन और विचुंबकन के दरमियान वो IH या तो चुंबकीय शैथिल्य वक्र के क्षेत्रफल के सीधा समानुपाती होता है। ये बातें हो गई। अब देखो आगे बढ़ो। यहां पर ये तो हुआ लौह चुंबकीय के लिए, लेकिन प्रति चुंबकीय ले लो, प्रति चुंबकीय पदार्थ मैं ले लूं तो यहां पर प्रति चुंबकीय जो पदार्थ होगी उसका यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो देखिए I है और ये H है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में चुंबकन तीव्रता होगी। ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए ऐसा जाएगा। और क्योंकि विपरीत दिशा में चुंबित होता है। और इसी तरीके से अनुचुंबकीय ले, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ ले, तो अनुचुंबकीय में देखिए सेम दिशा होती है, एक ही दिशा होती है, तो ये क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा, लेकिन एक ही दिशा में, लेकिन दोनों की वैल्यू छोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीजें बात है। अब यहां पे आता है अस्टील तथा नर्म लोहा की शैथिल्य वक्र। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं पहले स्टील की। स्टील, तो स्टील के लिए ये देखो I और ये देखो H है। ये हो गया स्टील का, और यहां पे नर्म लोहा ले, I इस पे H लेना है। देखिए ऐसे, तो सबसे पहले कंपेयर किया गया उष्मा ऊर्जा की हानि, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा IH वक्र, IH वक्र, और यहां पे क्या है, IH वक्र है। तो दोनों को देखो, देखो यहां पे IH वक्र है, यहां पर भी IH वक्र है। यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहां पर ऊर्जा की हानि ज्यादा, यहां पर क्षेत्रफल कम है, ऊर्जा की हानि कम होगा। तो उष्मा ऊर्जा की हानि चुंबकन और विचुंबकन के दरमियान किसमें ज्यादा होगा, तो बोलना है स्टील में, और नर्म लोहा में कम होगा। इसीलिए नर्म लोहे की यूज विद्युत मोटर के कोर में जो रड दिया जाता है, पंखा जो बनता है उसके कोर में, ये सब में नर्म लोहा यूज किया जाता है कि उसमें चुंबकन और विचुंबकन की क्रिया होती है, और वो जो है से स्टील यूज किया जाता तो जल्द गर्म हो जाता, ज्यादा उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती, जिससे क्वाइल जो है, कुंडली जो उसके अंदर है, वो बहुत जल्दी जल जाता। इसीलिए नर्म लोहा का यूज किया जाता है। एक दूसरा बात है कि लोहा की धारणशीलता और स्टील की धारणशीलता में कंपैरिजन किया गया, तो धारणशीलता जो नर्म लोहा का है वो ज्यादा है और स्टील का कम है। यानी चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं, तो हटाने के बाद जो शेष बचता है चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, वो लोहा का ज्यादा होता है। यानी धारणशीलता जो है, धारणशीलता, ठीक है,
स्टील के अपेक्षा नर्म लोहा का अधिक होता है। धारणशीलता स्टील के अपेक्षा नर्म लोहा का अधिक होता है, लेकिन निग्राहिता मतलब विपरीत दिशा में जो आप क्षेत्र लगाओगे विचुम्बकन के लिए, वो नर्म लोहा का कम, देखो नर्म लोहा तुरंत हो जाएगा विचुम्बित, और ये जो है से ज्यादा। इसका मतलब है कि यदि मैं निग्राहिता की बात करूं, निग्राहिता, ठीक है, स्टील के अपेक्षा नर्म लोहा का कम होता है, नर्म लोहा का कम होता है। ये चीजें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अस्थाई चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट। अस्थाई चुंबक का मतलब होता है जो कमरे के ताप पर अपने चुंबकीय प्रवृत्ति को समाप्त जल्दी नहीं करे, दीर्घकाल तक बनाए रखे, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। जिसको बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो स्टील का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया स्टील का उपयोग। विद्युत चुंबक यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, जिससे जो है से विद्युत धारा का कारण बने चुंबक के लिए, तो वही होता है विद्युत चुंबक। जो कैसे बनता है ये बताते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि इसका यूज किया जाता है नर्म लोहा का, इसमें यूज किया जाता है नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है, यानी इसको बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग। क्योंकि विद्युत चुंबक बनाना है तो नर्म लोहा का उपयोग। देखिए नर्म लोहा को ले लीजिए रड के रूप में, कोर के रूप में, और इसके ऊपर कॉपर के तार से परिनालिका बना दीजिए और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए और इसके पास कोई चुंबकीय पदार्थ को लाइए, लौह चुंबकीय पदार्थ को, तो ये जो है से आकर्षित करने लगेगा, यानी इसमें चुंबक का गुण आ गया। और जैसे ही आप विद्युत धारा को बंद कर दिए, इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो गया। मतलब जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक चुंबकीय गुण दर्शाएगा, हटा दीजिएगा विद्युत धारा, चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाएगा। तो यह नर्म लोहा ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि स्टील उपयोग करते हैं तो अपना चुंबकत्व जल्दी समाप्त नहीं करता है, क्योंकि वो जो है से उसकी जो निग्राहिता होती है वो अधिक होता है और इसकी निग्राहिता नर्म लोहा की बहुत कम होती है, इसीलिए तुरंत चुंबकीय गुण को समाप्त कर देता है। तो ये चीजें देखने को। अब देखिए आता है यहां पर विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग, यानी जो विद्युत चुंबक बनाया जाता है उसकी जो अनुप्रयोग होती है वो क्या होती है, ये समझना है। ये लास्ट टॉपिक है इस क्लास का। देखिए तो विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग में क्या होता है, विद्युत चुंबक को हम विद्युत घंटी, विद्युत लॉक, विद्युत पानी के वाल्व, टेलीफोन डायफ्राम आदि में, ठीक है, टेलीफोन डायफ्राम आदि में प्रयोग करते हैं। जैसे देखो होता क्या है कि जैसे साउंड बॉक्स लोगे तो साउंड बॉक्स में देखोगे चुंबक यूज किया जाता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादातर यूज किया जाता है, विद्युत चुंबक। चिकित्सा के क्षेत्र में हम इसे मानव शरीर से गोलियों को बाहर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी मानव के शरीर से जब गोली निकालना रहता है तो उसमें
चुंबक का प्रयोग करते हैं, चुंबक के थ्रू उससे खींचा जाता है, क्योंकि जैसे चुंबक सटाएंगे वैसे क्या करेगा, उस लोहे की गोली को खींचेगा, आकर्षित करेगा। बड़े विद्युत चुंबकों का हम क्रेन में प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम भारी मशीन, मशीन किससे बनता है, ज्यादातर लोहे की बना होता है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, अथवा उपकरण को स्थानांतरित करते हैं, यानी उससे खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, कहीं गड्ढे उड्ढे में गिर जाता है। ये जो है से इसका अनुप्रयोग हो गया। तो यहां पर ये टॉपिक के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।